हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। सो चलिए अब करते हैं हमारे जीके के आगे के कुछ टॉपिक्स। आज का सबसे पहला टॉपिक है डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं? लैंड, कितने तरह के लैंड है हमारे अर्थ के ऊपर, कितने प्रकार की ज़मीन है हमारी इस भूमि के ऊपर, धरती के ऊपर। ठीक है, सो हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड्स। नंबर 1, You are at a place which is very hot and dry. आप ऐसी जगह पर हो जो बहुत ही ज़्यादा गर्म है और ड्राई है। You can hardly see any plants around. और आप बड़ी मुश्किल से देख पाओगे कि चारों तरफ कोई पौधे या पेड़ हो। You are in a dash. अगर आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो और पूरा जो मौसम है बहुत ड्राई हो और वहाँ पर आपको कोई भी पेड़ पौधा भी दिखाई ना दे, तो आप कौन सी जगह पर हैं? तो वो है आंसर डेसर्ट। ठीक है, डेसर्ट क्या होता है? रेगिस्तान। वहाँ की ज़मीन कैसी होती है? रेत ही रेत होती है ना, चारों तरफ रेत ही रेत होती है। आपको ना कोई पेड़ दिखाई देगा, ना कोई पौधा दिखाई देगा और पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी होती है। रेगिस्तान में जो है सिर्फ आपको रेत ही रेत दिखाई देती है और इसी को हम डेसर्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप डेसर्ट लिखेंगे। नेक्स्ट, You are standing on a flat land which is between two hills or mountains. अगर आप ऐसी जगह पर खड़े हो जो कि दो हिल्स के बीच में हो, यानी दो छोटे छोटे पहाड़ या पर्वत के बीच में हो, या माउंटेन्स और हिल्स में क्या फ़र्क है? हिल्स मतलब जिसकी हाइट कम होती है, ठीक है, और माउंटेन्स मतलब बड़े बड़े पर्वत। ठीक है, ये डिफरेंस है। हिल्स मतलब हाइट कम होती है उनकी और माउंटेन्स मतलब बहुत ज़्यादा हाइट होती है, बहुत ऊंची ऊंची माउंटेन्स होती है। ठीक है, तो इन दो माउंटेन्स के बीच का जो रास्ता है, अगर आप वहाँ पर खड़े हो, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं ना, इधर भी एक पहाड़ है और इधर भी एक पहाड़ है, इनके बीच में अगर आप खड़े हो तो उसका मतलब है यू आर इन अ वैली। उस जगह को हम वैली बोलते हैं। ठीक है, दो माउंटेन के बीच में से जो रास्ता निकलता है उसको हम वैली बोलते हैं। ज़्यादातर जो है जब दो पहाड़ के बीच में जो रास्ता बनता है वहाँ से नदियाँ ही बह रही होती है। ठीक है, उसको हम वैली बोलते हैं। नेक्स्ट, यू आर एट अ प्लेस, आप ऐसी जगह पर हो वेयर देर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, एनिमल्स एंड बर्ड्स। जब आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पेड़ हैं और बर्ड्स और एनिमल्स हैं बहुत ज़्यादा, तो वो कौन सी जगह हो सकती है? जंगल, है ना, फॉरेस्ट। हम लिखेंगे यू आर इन अ फॉरेस्ट, मतलब हम जंगल में हैं। Then next, you are standing on a raised flat land. Raised flat land मतलब क्या? ऊंची जगह। Raised मतलब ऊंची जगह, जैसे हमारे hills and mountains होते हैं वैसी जगह होगी, लेकिन वो नुकीली नहीं होगी। जैसे mountains होती है ना वैसी नहीं होगी, फ्लैट होगी। जैसे कि ये देखिए, अगर ऐसी जगह आप देखोगे तो ये है हिल्स। ठीक है, ये उतनी हाइट में नहीं होती, इसको हम हिल्स बोलेंगे। और जो बहुत ही ऊंची होती है, जो बहुत ऊंची जगह तक जाती है, जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, इस तरीके से ये हो गया आपका माउंटेन। ठीक है, इतनी जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं उसको हम हिल्स बोलेंगे, जो बड़े होते हैं उसको माउंटेन्स बोलेंगे। तो ये प्लेट्यू क्या है? प्लेट्यू मतलब वो भी ऊंची ही ज़मीन होती है, लेकिन इस तरीके से होती है, मतलब उसका जो एंड होता है ना वो एकदम फ्लैट होता है, इस तरीके से नुकीला या शार्प नहीं होता जैसे हिल्स और माउंटेन्स के एंडिंग पॉइंट होते हैं, वो एकदम ट्रायंगल शेप में होते हैं, है ना। लेकिन ये जो है प्लेट्यू मतलब ऐसी जगह जो उठी हुई हो, जैसे ज़मीन यहाँ पर है तो प्लेट्यू उठी हुई होती है लेकिन फ्लैट होती है, तो इस जगह को आप बोल सकते हैं प्लेट्यू। जैसे कि आपके घर का टेबल हो गया, टेबल कैसा होता है? ज़मीन से उठा हुआ होता है ना टेबल, जो जिस पे हम राइटिंग करते हैं, वो ज़मीन से उठा हुआ होता है लेकिन वो फ्लैट होता है ना। इस तरीके से होता है प्लेट्यू। तो उस फ्लैट सरफेस को बोलेंगे कि वो प्लेट्यू है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट ज़मीन होती है। ये हो गया प्लेट्यू। देन you are on land which is higher than the nearby area and has a slope. जैसे हमने अभी पढ़ा hills, है ना, क्योंकि हिल कैसी होती है? जो ज़मीन से थोड़ी उठी हुई होती है और उसके दोनों साइड में स्लोप होता है। स्लोप मतलब इस तरीके से, जैसे आपकी फिसल पट्टी होती है ना, वो स्लोप होता है जिससे हम स्लाइड कर सकते हैं।
सो इस एरिया को हम स्लोप बोलेंगे, ठीक है। तो हिल्स ही होता है ना, उसके दोनों साइड्स में इस तरीके से स्लोप होगा। सो वही यहाँ पे बताया है और उस प्लेस को हम बोलेंगे हिल। अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो हम बोल सकते हैं कि आप हिल पर खड़े हो। और जो बहुत ऊंचा होता है वो है माउंटेन, और जो ऊंचा है लेकिन फ्लैट है, ठीक है, तो वो हो गया प्लेट्यू। और दो माउंटेन या हिल्स के बीच में जो रास्ता निकलता है उसको हम बोलेंगे वैली, ठीक है। तो ये सब नाम याद रखिएगा, ठीक है। सो इसके बीच के रास्ते को हम वैली बोलेंगे। ओके, सो ये हुआ लैंड फॉर्म्स के बारे में, यानी तरह तरह की लैंड और ज़मीन जो पाई जाती है हमारे इस अर्थ पे। देन देखिए एक इंफॉर्मेशन दिया है, नियरली 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। ये भी हमें पता है ना कि हमारा जो अर्थ है उसमें लैंड एरिया भी है और पानी का एरिया भी है ना, लेकिन ज़्यादातर जो है हमारी पृथ्वी में वाटर है ना। इसीलिए हमारा अर्थ जो है ब्लू एंड ग्रीन लगता है ना, क्योंकि कुछ पार्ट में जो है लैंड है और कुछ पार्ट में पानी है, लेकिन ज़्यादातर एरिया जो है पानी से कवर्ड है। वो कुछ भी हो सकता है, ओशियन यानी समुद्र हो सकता है, सागर सी हो सकता है, रिवर नदियाँ हो सकती है, या लेक्स यानी झील, तालाब, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सभी से घिरा हुआ होता है हमारा अर्थ, और ज़्यादातर जगह पर पानी है और कुछ एरिया में लैंड है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा म्यूज़िक मेकर्स, मतलब जो संगीत बनाने में हमारी मदद करते हैं, जिससे गाना बजाया जाता है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। सो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आप पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं, क्या आपको पता है इनके नाम क्या हैं? चलिए देखते हैं। डोम 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 एज यू बैंग आई कम अलाइव एंड मेक यू डांस। सो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम डोम डोम करके हम बैंग कर सकते हैं? बैंग मतलब बजाना, किसी चीज पर मारना, ठीक है। तो डोम 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 करके हम मारते हैं इसके ऊपर और वो आवाज करता है और उस म्यूजिक के ऊपर हम डांस करते हैं। तो ये कौन सी चीज है? ये है ड्रम, ठीक है। सो हम यहाँ पे ड्रम लिखेंगे। सारे जो है हेल्प बॉक्स में दिए हैं आपके ऑप्शंस, ओके। देन होल्ड मी टू योर लिप्स, आप अपने लिप्स के पास मुझे रखेंगे, एंड ब्लो थ्रू द होल, और यहाँ पे एक होल होता है जहाँ पे हम फूंकते हैं। ब्लो करना मतलब उसको फूंक कर उसे बजाना। माई स्वीट साउंड विल रीच योर सोल, और मेरी जो मधुर आवाज़ है वो आपकी सोल तक पहुँचेगी, मतलब आपके हृदय तक पहुँचेगा, ठीक है। सो आपका मन खुश कर देगा। तो वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? हाँ जी, वो है हमारा फ्लूट, ठीक है। सो वो फ्लूट है, तो हम यहाँ पे फ्लूट लिखेंगे। देन नेक्स्ट, वी आर अ पेयर ऑफ ड्रम्स, हम जो है ड्रम्स के पैर हैं, दो चीज़ों को इकट्ठा करके हम पैर बोलते हैं, ठीक है। सो पेयर ऑफ ड्रम्स विथ रोप्स टाइड अराउंड, मेरे चारों तरफ जो है रस्सी बंधी हुई होती है। यू हैव टू यूज बोथ हैंड्स, आपको अपने दोनों हाथों को यूज करना पड़ेगा। टू हियर आवर साउंड, हमारी आवाज सुनने के लिए आपको अपने दोनों हाथों से हमें मारना पड़ेगा या बजाना पड़ेगा। तो वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? तबला, है ना। आपने देखा है ना टीवी में तबला बजाते हुए किसी को, हाँ, तो ये होता है हमारा तबला। देन टू प्ले मी प्लक माई स्ट्रिंग्स, अब ये कौन बोल रहा है? देखिए, टू प्ले मी, मुझे बजाने के लिए, प्लक माई स्ट्रिंग्स, मेरे स्ट्रिंग्स को निकालो। माई लवली म्यूजिक विल मेक यू सिंग, और मेरी मधुर आवाज के साथ आप गाना गा सकोगे, ठीक है। तो ये कौन बोल रहा है? गिटार, ठीक है। सो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ये है गिटार, ठीक है। सो देखिए, गिटार और जो वायलिन है वो एक जैसे लगते हैं ना, लेकिन गिटार को जो है हाथों से बजाया जाता है, लेकिन वायलिन जो है यहाँ पे आपको एक स्टिक जैसा दिख रहा है, हाँ, इस चीज से बजाई जाती है वायलिन, पर जो गिटार है उसको हम हाथों से ही प्ले करते हैं, ठीक है। सो वही डिफरेंस है, बट दिखने में देखिए दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना। सो गिटार होता है जिससे हम हाथों से उसके जो स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स मतलब उसके ऊपर जो तार है ना, इस तरीके से उसको हम इस तरीके से हिला हिला के जो है आवाज़ निकालते हैं। सो वो गिटार हो गया। देन नेक्स्ट, व्हेन यू ड्रॉ अ बो अक्रॉस माई स्ट्रिंग्स, जब हम जो है एक बो को इस स्ट्रिंग्स के ऊपर, इस तार के ऊपर हम इस तरीके से चलाते हैं, द स्वीटेस्ट मेलेडी फॉर यू आई ब्रिंग, और मैं लेकर आता हूँ सबसे मधुर आवाज़, ठीक है, सबसे मधुर म्यूजिक। सो
वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? वायलिन। ठीक है, सो हम यहाँ पे वायलिन लिखेंगे। सो इस तरीके से आपको इन बेसिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम भी लर्न करने हैं। ये बेसिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या बताया कि इनमें से कोई भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम अकेले भी बजा सकते हैं या बाकी इंस्ट्रूमेंट के साथ भी बजा सकते हैं। इन एन ऑर्केस्ट्रा, जो ऑर्केस्ट्रा होता है ना, जिसमें आप देखते हैं बहुत सारे लोग अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तब जो है म्यूजिक अलग ही आता है और बहुत ही मज़ेदार होता है क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ बजते हैं और एक म्यूजिक फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा, जब बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ बजाया जाता है। ओके, सो ये हो गया आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, डे बाय डे, यानी डेज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। देखिए फर्स्ट वन, हाउ मेनी डेज मेक अ फोर्टनाइट। अब फोर्टनाइट क्या होता है? फोर्टनाइट मतलब 2 हफ्ते, 2 हफ्तों को मिलाकर हम एक फोर्टनाइट बोलते हैं। ठीक है, सो 2 हफ्ते कैसे होगा? एक हफ्ते में 7 डेज एंड दूसरे हफ्ते में भी 7 डेज, है ना। तो 1 वीक 7 डेज, अदर वीक 7 डेज, सो 7 + 7 कितना होता है? 14। ओके, सो फोर्टनाइट में कितने दिन होते हैं? तो आप क्या लिखोगे? 14, क्योंकि फोर्टनाइट का मतलब है 2 वीक्स, 2 हफ्ते। ओके, सो टोटल 14 डेज होते हैं एक फोर्टनाइट में। नेक्स्ट, हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर हैव 31 डेज। ओके, सो हमें पता है कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। ओके, सो उसमें से कुछ महीने में जो है 30 डेज होते हैं और कुछ महीने में 31 डेज होते हैं। सो आप कैलेंडर में देखिए, जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28 और लीप ईयर में 29, देन मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे डेज होते हैं एक एक महीने में। अब इसमें पूछा है कि कितने महीने में 31 डेज होते हैं। सो देखते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो 7 मंथ्स हैं जिसमें हम 31 दिन देख सकते हैं एक महीने में। ओके, सो यहाँ पर यही क्वेश्चन में पूछा है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 7, क्योंकि 7 महीने हैं जिसमें 31 डेज आते हैं। नेक्स्ट, इन अ लीप ईयर हाउ मेनी डेज आर देयर इन फरवरी। तो देखिए फरवरी में वैसे तो 28 डेज होते हैं, पर लीप ईयर में यानी वो कैसे आता है? 4 साल में एक बार आता है लीप ईयर। ठीक है, सो उस लीप ईयर में जो है फरवरी में 29 डेज होते हैं, बाकी 3 साल 28 डेज और लीप ईयर में 29 डेज होते हैं फरवरी में। ओके, सो वो यहाँ पे लिखेंगे। देन इन अ ईयर हाउ मेनी मंथ्स हैव 30 डेज। सो जैसे हमने 31 डेज काउंट किया था, अब उसी तरीके से 30 डेज काउंट करते हैं। कितने महीने में 30 डेज होते हैं? ये देखिए 1 2 3 4। ओके, तो सिर्फ 4 महीने हैं, सिर्फ 4 महीने हैं जिसमें 30 डेज होते हैं। ठीक है, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। सो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। देन ऑन विच डेट डू वी सेलिब्रेट न्यू ईयर्स ईव। सो न्यू ईयर ईव मतलब, ईव का मतलब है शाम। ठीक है, शाम का समय, इवनिंग, तो पिछली रात को हम ईव बोलते हैं। ठीक है, सो न्यू ईयर की जो पिछली रात है, सो न्यू ईयर कब होता है? जनवरी 1 को, ये तो हमें पता है ना। तो उसका पिछला दिन कौन सा होगा? 31 दिसंबर, है ना। सो 31 दिसंबर को हम न्यू ईयर ईव मनाते हैं, मतलब नेक्स्ट डे न्यू ईयर होगा और आज शाम को होगी न्यू ईयर की पार्टी और सेलिब्रेशन। तो वही यहाँ पे पूछा है, सो हम लिखेंगे 31 दिसंबर। ठीक है, क्योंकि उसी टाइम हम जो है न्यू ईयर की शाम को सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर के लिए। ओके, अगर आपसे पूछेंगे कि क्रिसमस ईव कब मनाते हैं, तो आपको सोचना है कि क्रिसमस तो 25 दिसंबर को मनाते हैं, है ना। सो क्रिसमस ईव कब होगा? उसकी पिछली रात, जो कि है 24 दिसंबर। ओके, 24 दिसंबर। तो इस तरीके से ईव मनाते हैं, मतलब पिछली रात। ओके,
सो यहाँ पे 31 दिसंबर लिखेंगे। न्यू ईयर पूछा होता तो आप जनवरी 1 लिखना। अगर न्यू ईयर ईव मतलब उसकी पिछली शाम, जिस दिन सेलिब्रेशन होती है, पार्टी होती है, ठीक है। सो 31 दिसंबर। देन हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन अ ईयर, हमारे पूरे साल में जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने हफ्ते होते हैं हर महीने में। ये आप ज़रूर ये एक्टिविटी करिएगा, कैलेंडर में जाके आपको ज़रूर से गिन के देखना है कि कितने हफ्ते होते हैं। ओके, सो आंसर मैं बता देती हूँ 52। ओके, पर आप ये काउंट करके ज़रूर देखिएगा कैलेंडर में जाके कि पूरे साल में कितने हफ्ते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, 100 ईयर्स को मिलाकर एक सेंचुरी बोलते हैं। सेंचुरी नाम तो आपने सुना होगा, है ना, क्रिकेट में ये नाम जरूर सुना होगा कि सेंचुरी मार दिया, मतलब 100 रन्स ले लिए, है ना। तो सेंचुरी का मतलब होता है 100। सो 100 ईयर्स मिल गए तो हम उसको सेंचुरी बोलेंगे, चाहे वो 100 रन्स हो। जैसे क्रिकेट में 100 रन्स बनाने पर सेंचुरी बोलते हैं। सो 100 के लिए नाम दिया गया है सेंचुरी। ओके, और 10 के लिए नाम दिया गया है डेकेड। 100 साल को मिलाकर हम सेंचुरी बोलेंगे, और 10 ईयर्स को यानी 10 साल को मिलाकर हमें बोलना हो तो हम डेकेड बोलेंगे। आगे देखिए, एक वर्ड सर्च एक्टिविटी है और आपको सारे डेज के नाम यहाँ पर ढूंढने हैं, यानी आप हफ्ते के सारे दिन के नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब आपको इस वर्ड सर्च में ढूंढना है। तो देखते हैं जल्दी से। ये देखिए, संडे से शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, सो इस तरीके से आपको कलर करना है और डेज ऑफ द वीक पूरे चुनने हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सिनी मैजिक। सिनी मैजिक मतलब इसमें वो सारे क्वेश्चंस हैं जो मूवीज से रिलेटेड है, जो किड्स मूवीज होती है ना, सो उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपने मूवी देखी होगी तो आप समझ जाएंगे इसका आंसर, नहीं तो आप ये मूवीज ज़रूर देखिएगा। ये सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं बच्चों के लिए। सो देखते हैं, इन द फिल्म मिनियंस, मिनियंस एक मूवी का नाम है, हु इज़ द लीडर ऑफ द रिवोल्यूशनरी मिनियंस। ठीक है, तो इस मिनियन मूवी में उसमें एक लीडर था, रिवोल्यूशनरी मतलब जो सब कुछ बदल देता है, जिसने बहुत ज़्यादा बदलाव किया था। ठीक है, तो वो वाला मिनियन कौन सा है इस मिनियंस मूवी में। ठीक है, सो केविन, स्टॉट, बॉब। तो इसमें आंसर है केविन, क्योंकि वो एक कैरेक्टर है उस मूवी का। तो अगर आप मूवी देखोगे तब आपको समझ में आएगा उसका नाम उसमें केविन था, तो केविन पे टिक मारेंगे। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द रैट in the film Ratatouille who helps Linguini to cook delicious food। So एक मूवी है Ratatouille, ठीक है, वो एक रैट के बारे में है। ये देखिए पिक्चर भी यहाँ पे दिया गया है मूवी का, और उसमें जो है वो रैट एक शेफ होता है। तो उसमें लिंग्विनी को, एक गर्ल थी उसका नाम लिंग्विनी था, उसको स्वादिष्ट खाना बनाने में किसने मदद की थी? तो आंसर है रेमी। सो रेमी कौन है? एक रैट है उसमें। ठीक है, सो रैट का नाम था रेमी, तो उसी ने जो है लिंग्विनी को खाना बनाने में मदद की थी। देन नेक्स्ट, इन द फिल्म सीरीज आइस एज, आइस एज मूवी आप सबने देखी होगी या फिर सुना होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द सैबर टूथ स्क्विरल रैट हु कीप्स चेजिंग द एकॉन्स। एकॉन्स एक फ्रूट है, एक बीज है। ठीक है, सो उसके पीछे हमेशा वो भागता था, वो कौन सा रैट है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्क्रैट। ओके, सो ये उसका आंसर है। ओके, तो स्क्रैच पे टिक लगाएंगे। आगे देखिए, हु इज द मास्टर ऑफ पो इन द फिल्म कुंग-फू पांडा। कुंग-फू पांडा भी बहुत ही फेमस मूवी है। ये सारी मूवीज आप जरूर देखिएगा, बहुत ही मजेदार मूवी है बच्चों की। ठीक है, सो उसमें जो है कुंग-फू पांडा में ये है पो, और इसका जो मास्टर है जिनसे उसने सब सीखा था, उसका नाम क्या था उस मूवी में? ओके, तो उसका नाम था शिफू, मास्टर शिफू। ठीक है, तो वो नाम था, तो आप मास्टर शिफू पे टिक लगाएंगे। Next, in the film The Angry Birds, which animals do the birds want to defeat? तो Angry Birds आपने देखा होगा ना, कुछ birds हैं जिनकी फेस ऐसी है, एंग्री सी, है ना। सो ये Angry Birds भी एक मूवी है, उसमें जो है एंग्री बर्ड हमेशा पिग्स को डिफीट करने की कोशिश में रहते थे। पिग्स क्या है? सुअर। ठीक है, तो उनके पीछे हमेशा एंग्री बर्ड्स रहते थे, उन्हें डिफीट करने के लिए, उन्हें हराने के लिए। ठीक है, सो पिग्स पे टिक मारेंगे। सो ये क्वेश्चंस मूवी के ऊपर बेस्ड थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
आगे हमें जानना है कुछ फेमस इंडियंस के बारे में, मतलब वो लोग जो बहुत ही फेमस हैं। अगर आपको ये फोटोज कहीं पे दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि ये लोग कौन कौन है। सो नंबर 1 पे दिया है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर कौन थी? बहुत ही फेमस सिंगर है, उन्होंने कई गाने गाए हैं हमारी हिंदी मूवीज में। ओके, सो ये है लता मंगेशकर और अभी रिसेंटली उनकी डेथ भी हो गई है, सो अब वो नहीं रही। ठीक है, सो ये है लता मंगेशकर। देन अमिताभ बच्चन, ये तो आप सबको पता होगा है ना, ये है अमिताभ बच्चन जो कि बहुत ही बड़े फेमस एक्टर हैं बॉलीवुड के यानी हिंदी मूवीज के। सो ये अमिताभ बच्चन से मैच करेंगे। देन नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, इंडिया के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और उनके बर्थडे पे हम बनाते हैं चिल्ड्रंस डे क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार था। सो जवाहरलाल नेहरू यहाँ से मिलाएंगे। देन रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा जन गण मन। ठीक है, हमें पता है ना हमारा राष्ट्रगान, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर और उन्होंने ही हमारे भारत का राष्ट्रगान लिखा था। देन नेक्स्ट मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के ऊपर भी हमने पढ़ा है ना ईवीएस में कि वो जो है बहुत ही काइंड थी, बहुत ही दयालु थी और वो सभी को बहुत हेल्प करती थी। उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए थे गरीब लोगों के लिए और उन्होंने अपना सारा जीवन गरीबों की सेवा में ही बिताया था। ठीक है, तो उन्होंने बहुत कुछ किया था पुअर पीपल के लिए, तो वो है हमारी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा से मिलाएंगे। देन लास्ट एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम कौन है? ये ठीक है, सो ये जो है बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, ग्रेट साइंटिस्ट थे और फिर बाद में जाकर वो हमारे भारत के प्रेसिडेंट भी बने थे। ठीक है, सो हम एपीजे अब्दुल कलाम को इस फोटो से मिलाएंगे। सो देखिए ये सब कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं हमारे भारत के, सो हमें पता होने चाहिए। सो फोटोज देखिए और याद रखिए ये सब कौन है। ओके, अब हमारा लास्ट टॉपिक देखिए, फेमस लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। लीडर्स मतलब नेता जो लीड करते हैं बाकी लोगों को। सो लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सो कौन कौन है? एक है महात्मा गांधी जो कि इंडिया से हैं। तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हमारी आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई की थी। उनका एक बहुत बड़ा हाथ था हमारी आज़ादी में और उनको जो है हम प्यार से बापू कहते हैं और फादर ऑफ नेशन। ठीक है, वो हमारे भारत के मेन लीडर थे। देन नेक्स्ट नेल्सन मंडेला। जैसे महात्मा गांधी जी भारत के लिए लड़ते थे ना, उसी तरीके से जो है नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए लड़ाई करते थे। मतलब उनको इक्वालिटी देने के लिए, मतलब सारे लोगों को एकता देने के लिए उन्होंने बहुत सारी काम किए थे और उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ भी उसके खिलाफ लड़ी थी ताकि वो साउथ अफ्रीका के लोगों को इक्वालिटी दिला सके यानी एकता दिला सके। एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट और बाद में जाकर वो वहाँ के प्रेसिडेंट भी बने थे। कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। और उन्हें नोबेल प्राइज फॉर पीस, पीस मतलब शांति। ठीक है, तो शांति के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। अब नेक्स्ट पर्सन देखिए, मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, ये कौन थे? जैसे ये सब देखिए सब अपनी अपनी कंट्री के लोगों के लिए फाइट करते हैं, है ना। तो इन्होंने जो है अफ्रीकन अमेरिकन पीपल, ठीक है, जो लोग यूएसए में रहते हैं, मतलब जो अमेरिका में रहते थे, वहाँ के अफ्रीकन्स के लिए, ठीक है, वहाँ के अफ्रीकन अमेरिकन पीपल के लिए इन्होंने लड़ाई की थी, उनके अधिकार के लिए, उनके राइट्स के लिए। ठीक है, सो ये वहाँ के लीडर थे। देन नेक्स्ट जॉर्ज वॉशिंगटन। ये कौन थे? ये थे यूएसए के, मतलब अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन। हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। उसी तरीके से यूएसए के, अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, और उन्हीं को उस कंट्री का फादर माना जाता है। जैसे हम महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन बोलते हैं ना, वैसे अमेरिका के जॉर्ज वॉशिंगटन को फादर कहते हैं वो लोग। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट पर्सनैलिटी देखिए, मार्गरेट थैचर। ये कौन थी? इनको आयरन लेडी कहा जाता था क्योंकि ये जो है यूरोप की सबसे पहली प्रधानमंत्री थी, यूरोप की। ठीक है, ये सब देखिए अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं। यूके कहाँ पे है? यूरोप में है। ठीक है, सो यूरोप में जो है फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर थी, पहली महिला थी जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी उस कंट्री की। ठीक है, और देखिए कितनी बार बनी? शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की 3 टाइम्स, 3 बार वो जो है
ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर भी बनी थी, इसीलिए लोग उनको आयरन लेडी कहते हैं। नेक्स्ट, ऑन्ग सैन सू की, ये कौन है? ये है नोबेल प्राइज विनर, ठीक है। इनको भी नोबेल पीस प्राइज मिला था, किस लिए? क्योंकि उन्होंने भी ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी, लोगों को अपना अधिकार दिलाने के लिए और एकता के लिए जो है लड़ाई की थी म्यांमार में। ये भी दूसरी कंट्री है, ठीक है। सो म्यांमार के लोगों के लिए इन्होंने लड़ाई की थी, ठीक है। सो ये वहाँ की लीडर थी एंड उनके हस्बैंड की डेथ के बाद उन्हें जो है बहुत दिन तक हाउस अरेस्ट में भी जाना पड़ा, मतलब अपने ही घर में उन्हें कैदियों की तरह रहना पड़ा। कितने साल? 15 साल, ठीक है। 15 ईयर्स के लिए वो अपने ही घर में कैदियों की तरह थी, ठीक है। बट जब उनकी पार्टी मन हुई, मतलब वो जिस भी पार्टी में थी, जब उनकी पार्टी जीती तभी वो पावर में आई, मतलब तभी वो बाहर निकली और ये सारे काम उन्होंने लोगों के लिए किए थे, ठीक है। सो ये जो है ऑन्ग सैन सू की, ये वहाँ की म्यांमार की लीडर थी। अब आगे देखिए, एक मैचिंग एक्टिविटी है। यहाँ पे जो है 4 लीडर्स के फोटोज़ हैं और उनको आपको उनकी कंट्री के साथ मैच करना है कि ये लीडर्स कौन सी कंट्री के हैं। उस कंट्री के फ्लैग से आपको इन्हें मिलाने हैं, ठीक है। तो नंबर 1 देखिए, अब्राहम लिंकन। सो अब्राहम लिंकन जो है अमेरिकन लॉयर थे, मतलब ये जो है यूएसए के लॉयर थे, वहाँ के वकील थे और वहाँ के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं अब्राहम लिंकन। कहाँ के? यूएसए के, ठीक है। सो यूएसए से मैच करेंगे। देन नेक्स्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। बी आर अम्बेडकर, उनका पूरा नाम है भीमराव रामजी अम्बेडकर, ठीक है। सो ये जो है इंडिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने क्या किया था? पहले जो है कास्ट को सब बहुत ही ज्यादा मानते थे और जो नीच जाति के लोग थे, मतलब जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग थे, उनको अनटचेबल्स मानते थे, मतलब उनको छूते तक नहीं थे। जो नीची जाति के लोग थे ना, उनको लोग छूते तक नहीं थे। तो उसी के खिलाफ जो है अम्बेडकर ने लड़ाई की थी उन लोगों के लिए, ठीक है। जो नीच जाति के लोग थे उनके लिए इन्होंने लड़ाई की थी। उन्हें भी सोसाइटी में एक अच्छा स्थान देने के लिए उन्होंने फाइट किया था। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस भी बनाए थे, ठीक है, और उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। सो बी आर अम्बेडकर को हम इंडिया से मैच करेंगे। देन नेक्स्ट, विंस्टन चर्चिल, ठीक है। सो विंस्टन चर्चिल जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। सो हम यूके से मिलाएंगे। ये यूके के प्राइम मिनिस्टर थे जब पूरे वर्ल्ड में ना, जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध। वर्ल्ड वार क्या होता है? जब बहुत सारी कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करती है, ठीक है, हमले होते हैं, सो उसको वर्ल्ड वार बोलते हैं। और जब दूसरा वर्ल्ड वार चल रहा था तब जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, ठीक है। सो हम विंस्टन चर्चिल को यूके से मिलाएंगे। देन नेक्स्ट है नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। ये जो है फ्रांस के लीडर थे। कौन से? मिलिट्री लीडर थे, ठीक है। फ्रांस कहाँ है? फ्रांस एक कंट्री है यूरोप में। यूरोप में एक कंट्री है फ्रांस जिसकी कैपिटल है पेरिस। नेपोलियन जो है फ्रांस के एक मिलिट्री लीडर थे वहाँ के लोगों के लिए। मिलिट्री लीडर मतलब क्या? जो फ्रेंच लोगों की आर्मी है ना, उनके लीडर, ठीक है। सो फ्रांस के लोग, उनके लीडर थे नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। सो इस तरीके से हम जो है इन लीडर्स को उनके कंट्री से मैच करेंगे और ये सब उन कंट्रीज के फ्लैग हैं। कौन से? इंडिया का फ्लैग, ये हम जानते हैं। फ्रांस का फ्लैग ये है, यूएसए का फ्लैग है ये, और ये यूके का फ्लैग मतलब इंग्लैंड का फ्लैग, ठीक है। सो इस तरीके से हमें जो है ये कंप्लीट करना है और इसी के साथ आज का वीडियो भी यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। अब आगे के टॉपिक्स करते हैं आगे के वीडियो में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।